चलो करो। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। होमवर्क तो नहीं दिया था अभी। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 1 है। स्प्रिंग 17 का स्प्रिंग 17 में मटेरियल में कोई मसला, लेबर कोई मसला, मार्जिन था मतलब रेवेन्यू। हाँ तो कॉस्ट 70% है। हाँ तो उसको 70% से क्रॉस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगी। हाँ नहीं इसका 100 नहीं करना। हाँ हाँ 70% से डिवाइड करना। 0.7 से डिवाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ तो ये क्या होता है? मार्जिन होता है, मार्कअप होता है। 30% ऑफ सेल प्राइस मार्जिन है कि मार्कअप है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किस बात की प्राइस? सेल प्राइस ना। उस कस्टमर को हमने प्राइस बतानी है। तो ये जो कॉस्ट निकली है ये 70% है। इनको 0.7 से डिवाइड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। तो यही करेंगे। स्प्रिंग 17 में और कोई एतराज है जी? हाँ तो वो अभी चैप्टर में बता रहे हैं ना। एक्स्ट्रा क्लास फिर मैंने सुबह करवा दी हुई है रिकॉर्ड। तो वो लेक्चर 82 जो है वो आप फिर यूट्यूब पे देख लीजिएगा। है 82 से 81 तो ये अब हो रहा है। तो 82 ना सिर्फ लेक्चर 82 आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। जनरल डिसीजन मेकिंग का तरीका आपको बताया था कि हम या तो किसी ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे होंगे या कोई एक प्रपोजल है जिसको वैल्यूएट कर रहे होंगे और सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स कंसीडर करेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं। पहले जो कल परसों बात की थी वो सिर्फ आपको ओवरऑल डिसीजन मेकिंग आइडिया देने के लिए था। अब हम कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस में जाने लगे हैं। स्पेशल ऑर्डर्स, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। इस लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन को ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स भी कह सकते हैं। मेक और बाय डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन और कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन।
मेक और बाय, मेक और बाय डिसीजन BUY लिखा हुआ, ये शोशा यू का, ये शोशा वाई। इनके सवाल आपको पहचाने जाएंगे, यानी इनमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है। इनके सवाल पहचाने जाएंगे, डाटा से ही पहचाने जाते हैं। और ऐसे भी सवाल हैं जो इनमें से कुछ चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं, ये आपस में मिक्स हो सकते हैं ये, और इसके अलावा इनके साथ कुछ और डिफरेंट तरह के डिसीजन भी मिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल शुरू में जनरल सवाल कराया था ताकि आइडिया हो कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। जब इन सबको एक एक करके करवा दूंगा तो उसके बाद फिर कोई एक दो सवाल हम मिक्सचर वाले भी करने होंगे। तो इसलिए ये तो नाम लेके हैं जिनमें कुछ खास स्टेप्स स्पेसिफिक हो रहे होते हैं, और इनके अलावा वैसे जनरल सवाल भी हो सकता है जिसमें सवाल देख के पता चलेगा कि क्या करना है। जैसे कल वाला सवाल था ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो वो इनमें से कुछ नहीं था, बस वैसे ही डिसीजन था। तो उसमें जो जो रेलिवेंट आइटम थे उनको कंसिडर करके फैसला होगा। अब ये मैं एक एक करके कराता हूँ। अच्छा, वैसे चूंकि मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए थे इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं तो टॉपिक के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। ICAP के हिसाब से ये चैप्टर रेलिवेंट कॉस्टिंग कौन सा बोला मैंने? 14, और ये चैप्टर 15 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। मतलब बुक के एतबार से अगर देखेंगे तो ये 15 है और वो 14 है जी। दोबारा आएंगे। इवैल्यूएशन या प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर्स। ऑर्डर की बजाय ऑफर भी हो सकता है, जॉब ऑफर प्रपोजल। प्राइसिंग और वैल्यूएशन का मतलब ये है कि जैसे स्प्रिंग 17 था, वो समय ये था, स्प्रिंग 17 ये था। स्प्रिंग 17 में क्या पूछा हुआ था? प्राइस। तो हमने रेलिवेंट कॉस्ट निकाल के उसके ऊपर मार्कअप मार्जिन लगा के प्राइस निकाल ली। फिर उससे पहले वो SG और PC वो वाला सवाल किया था, उसमें क्या हो रहा था? उसमें हम प्राइस बता नहीं रहे थे एज सच, बस वैसे एक प्राइस को लेके सॉल्व करके ये देख रहे थे कि इन द एंड प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो हो सकता है कस्टमर ने हमें ना एक ऑर्डर मिला है, एक ऑफर मिली है। इनफैक्ट हमने या तो सवाल में या तो ये पूछा होगा कि बताएं ये एक्सेप्ट करें कि ना करें। अच्छा, इसके लिए कस्टमर ने कहा होगा मैं इतने पैसे देने को तैयार हूं, या फिर आपसे पूछा होगा बताएं आप कस्टमर को कितनी प्राइस चार्ज करेंगे। तो ये करनी तो कॉस्ट ही है, इसको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अच्छा, वैसे इतना कोई टेंशन भी नहीं है इस नाम की। ये एवेल्यूएशन से मुराद मेरी ये है कि कस्टमर ने कहा होगा, जैसे मैंने कल क्या मिसाल दी थी, शादी हॉल वाली, परसों शादी हॉल वाली ना। प्राइसिंग ये था कि शादी हॉल वाले पूछें कि आप बताएं कितने पैसे लेंगे, और एवेल्यूएशन इसमें इसको कह रहा हूं कि शादी हॉल वाले कह रहे हैं हम 10 लाख रुपए देंगे, बताएं हाँ या ना। तो वो एवेल्यूएशन, यानी या तो हमें इसमें कस्टमर को प्राइस बतानी होगी या कस्टमर की बताई हुई प्राइस को देखना होगा कि इसको हाँ बोले या ना बोले। या तो हमने प्राइस बतानी होगी या कस्टमर की बताई हुई प्राइस को हाँ या ना करना होगा। तो इसको मैंने इवैल्यूएशन और प्राइसिंग कह दिया। स्पेशल ऑर्डर से क्या मुराद है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट समझ लें और फिर खुद से उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, इंग्लिश में खुद अपने अल्फाज में कहानी लिख जरूर लीजिएगा। पहले समझ लें, जब कोई बिजनेस अपने मेन प्रोडक्ट की प्राइस तय करता होगा, जैसे कॉलेज है फीस तय करनी है, तो फीस तय करते हुए गार्ड की सैलरीज, किराया, ये सब भी कवर होगा? बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि रेवेन्यू जहां से जनरेट होना है, प्रॉफिट तो एंड से वहीं से ही बचना है।
एक बिजनेस है जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके बेचता है, तो वो प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हुए सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर करे? नहीं, हेड ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेन प्रोडक्ट से ही कमाना है। और मिसाल, अगर एक बिजनेस है, एक लिबर्टी में चले शॉप है गारमेंट्स की, अब उसने गारमेंट्स बेचने हैं, तो उनकी कीमत जो रखेगा सिर्फ उन गारमेंट्स की कॉस्ट कवर करेगा? नहीं, शॉप का किराया, सेलमैन सैलरी, सारा कुछ इसी में से कवर करेगा, क्योंकि वही उसका मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे की जाती है ये नहीं सीख रहे हैं, ये हमारा स्कोप नहीं है। स्पेशल ऑर्डर से क्या मुराद है? इसी मैं दुकान वाली मिसाल बताता हूं। उस कपड़ों की दुकान से एक बंदे ने कॉन्टेक्ट किया कि जी ईद का सीजन आ रहा है, आप ना मुझे चूड़ियों मेहंदी का ना बाहर स्टॉल लगाने दें। अब ये जो बाहर स्टॉल लगाना है, तो चूड़ियों मेहंदी वाला कह रहा है जी बताएं मुझसे कितने पैसे लेंगे, आप बताएं, मुझे 10 दिन का टाइम दे दें, तो मुझे बताएं कितने पैसे लेंगे। अब उस दुकानदार को चूड़ियों वाले को पैसे बताते हुए दुकान का किराया, सारे तनख्वाहें, बिजली के बिल सब कवर करने चाहिए? क्यों नहीं? तो वो तो अपने नहीं, रेलिवेंट के वर्ड से जवाब नहीं, वैसे लॉजिकली वो वैसे ही अपने मेन प्रोडक्ट से कवर कर रहा है। तो इससे अच्छा, इससे इसलिए भी नहीं मांगेगा कि अगर सारे किराया शराया डाल के उसको पैसे बताएगा तो वो कहेगा जी रहने दे, शुक्रिया, वो 7 दुकान किराए पे ले लेगा। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा काम है मेन काम से हटके। तो चूंकि एक्स्ट्रा काम है तो इसमें ऑब्जेक्टिव है होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा बस वो पूरा होके जितना प्रॉफिट चलो आना है आ जाए। दोबारा सुने, जो बिजनेस कोई मेन काम करता होगा उस मेन प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हुए यकीनन उसने सारे खर्चे सोचे होंगे, लेकिन जो मेन काम से हट के कोई एक्स्ट्रा काम है, स्पेशल, वन ऑफ, पेरिफेरल, कोई एक्स्ट्रा जो नॉर्मल से हटके, उसको प्राइस तय करते हुए सारे खर्चे बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेन प्रोडक्ट से कमा रहा है। तो उसको फिर सिर्फ और सिर्फ उन खर्चों को कंसिडर करना चाहिए जो उस पर्टिकुलर ऑफर से रेलेवेंट है। इसको रेलेवेंट कॉस्टिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो बिजनेस स्पेशल वन ऑफ ऑर्डर्स की प्राइसिंग करने के लिए सिर्फ रेलेवेंट खर्चों को कंसिडर किया करेगा। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि बिजनेस जिसका सवाल होगा ये उसका कोई एक्स्ट्रा काम होगा, ये उसको कोई एक्स्ट्रा जॉब ऑफर आई होगी, नॉर्मल काम से कुछ हटके होगा, कुछ डिफरेंट पूछा होगा। तो इसकी प्राइसिंग के लिए या ये देखने के लिए कि मुझे प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो उसको एग्जिस्टिंग खर्चे इसमें डालने की बजाय सिर्फ रेलेवेंट आइटम, सिर्फ रेलेवेंट खर्चे कंसिडर करने चाहिए। ये है प्राइसिंग या इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर। अभी भी जिनको अल्फाज नहीं मिल रहे दोबारा सुन ले। बिजनेस के नॉर्मल काम से हट के कोई एक्स्ट्रा काम आया है, फैसला ये करना है कि उस एक्स्ट्रा काम के कितने पैसे चार्ज करें, या फिर जो कस्टमर ने पैसे कहे हैं उस पर हाँ कहें या ना कहें। इस सारी डिसीजन मेकिंग के लिए कौन से खर्चे कंसिडर करने चाहिए? सिर्फ जो उस ऑफर से रेलेवेंट खर्चे हो। ये इसका बैकग्राउंड। क्या ये जो मैंने दुकान की मिसाल दी है, हो सकता है वो लाइटिंग उनको अरेंज करनी हो बाहर दुकान से, दुकान वाला वो कहे जी आप मुझे लाइटिंग बाहर अरेंज कर दें, अंदर अपनी दुकान से कनेक्शन दे दें, एक गार्ड भी मुझे दे दें आप, तो फिर हम उन खर्चों को साथ शामिल करके जो प्रॉफिट डालना होगा वो डाल के उसको बताएंगे।
हाँ जी, कहानी लिख ली। इसमें फिर अगर प्राइस निकालने को कहा होगा तो जो जो रेलिवेंट कॉस्ट हैं उनको फाइंड करने के बाद मार्कअप मार्जिन लग जाएगा। और अगर इवैल्यूएशन करने को कहा, एक्चुअली इवैल्यूएशन करने को नहीं जरूरी कहा हो, बस कहा होगा कि ये कस्टमर ने प्राइस ऑफर किया, आप एडवाइस करें कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, तो मैं उसको इवैल्यूएशन कह रहा हूँ। तो फिर प्रॉफिट निकाल देंगे, प्रॉफिटेबल हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस सारी कैलकुलेशन के लिए कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर कर रहे होंगे? रेलेवेंट पहचानने के लिए जो आपको 4 असूल बताए थे, रहनुमा असूल, जो इस जॉब की वजह से एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा रेलेवेंट है, एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा रेलेवेंट है। एक आउटफ्लो होना था अब नहीं होगा, इनफ्लो है। एक इनफ्लो होना था अब नहीं होगा, वो रेलेवेंट है। तो यही 4 बातें ही, और बस ये 4 बातें बता के ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें ना कुछ मसले ऐसे आ जाते हैं सवालों के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे हमें इस जॉब के लिए जो वर्कर्स चाहिए उनमें से सब लोग फारिग नहीं हैं, कुछ फारिग हैं, उनको पहले इतने पैसे देते थे अब इतने देंगे, कुछ फारिग नहीं है उनको कहीं और से लाना पड़ेगा, उनकी जगह कोई और बंदा लाना पड़ेगा। इस किस्म की आएगी कि स्टूडेंट के ये 4 प्रिंसिपल लगाने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। इसी तरह इस जॉब के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें से कुछ हमारे पास पड़ा है, कुछ खरीदना होगा, जो पड़ा हुआ है वो भी हमारे किसी और काम का है, वो काम छोड़ना पड़ेगा। इस मसले आने शुरू हो जाएंगे। तो हैं तो वही वाले 4 प्रिंसिपल, लेकिन वो अप्लाई करने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए उन जितने भी पॉसिबल मसले होते हैं, 100% नहीं, मेजॉरिटी, उन मसलों को कवर करके शाखे शोखे बना के, केसेस बना के उनके आंसर बनाए हुए कि इनमें क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ताकि आप उनको याद कर लें और सवालों में हेल्प हो जाए। लेकिन सिर्फ उनके रट्टे से काम नहीं चलेगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पिक कर लें तो ये मुश्किल सवालों में नहीं है रेलेवेंट कॉस्टिंग, मजेदार है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे पिक कर लें तो रट्टे से सिर्फ काम नहीं चलता इसमें। तो वो जो केसेस बना के उनके जवाब बताने लगा वो हैं हेल्प के लिए। वही जो 4 असूल बताएं उन्हीं की हेल्प के लिए, वो याद जरूर करिएगा, वो जरूर याद करिएगा और सवालों में वही इस्तेमाल करिएगा, लेकिन वो सपोर्ट हो पीछे उन कॉन्सेप्ट के। तो इसके लिए आपको मैं चूंकि रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि बोर्ड पे जैसे वेरियंस में था कि बोर्ड पे कुछ और लिखूं, आपको कुछ और नजर आए, आपके रजिस्टर पे कुछ और हो, और जब कल पढ़ने लगे तो कुछ और नजर आए। तो मैंने जैसे वेरियंस के भी नोट्स ही बना के दिए थे, इसके भी नोट्स बना के दिए। ये आपने कोई 2-3 दिन पहले कॉपियर से लिए होंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग की डिटेल्स, 2 पेजेस थे गालिबन। और ऑनलाइन के लिए वो रेलेवेंट कॉस्टिंग डिटेल्स के नाम से एक फाइल अपलोड की थी। हाँ जी, अच्छा, इस तरह ना ये रेलेवेंट कॉस्टिंग डिटेल्स के ये कोई 4 पेजेस हैं, ये आपने कॉपियर से लिए होंगे, इन पे करने लगा हूँ बात अब। ये मैं क्या चीजें पढ़ाने लगा हूं दोबारा सुन ले। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए लेनी है रेलेवेंट आइटम्स, और रेलेवेंट आइटम्स पहचानने के लिए हैं वही वाली 4 बातें। लेकिन इनमें सवालों में कुछ ऐसी मुश्किलें बन जाती हैं कि अगर वो सिर्फ 4 बातें ही स्टूडेंट अप्लाई करता रहेगा तो उसको मुश्किल हो जाएगी। तो उन 4 बातों को अप्लाई करने की सपोर्ट के लिए मैंने कुछ केसेस बना दिए हैं कि अगर ये हो तो ये है, ये हो तो ये है, ये हो तो ये है, ताकि आप वो चीजें याद कर लें और रेलेवेंट पहचानने में हेल्प हो जाए। तो अब ये वो रेलेवेंट पहचानने वाली बात बताने लगा। जो ये नोट्स यहां पढ़ाऊंगा मोस्टली सवालों में आपको सवाल में ये बिल्कुल आराम से पहचाने जाएंगे, आइडिया हो जाएगा कि इसी चीज का सवाल है। लेकिन ये जो अब बात बताने लगा हूं ये आगे भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं दोबारा इस्तेमाल, मेनली क्योंकि इसी के सवालों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इस हेडिंग में बता रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ इस हेडिंग के लिए नहीं, ये डिसीजन मेकिंग जब तक चलती रहेगी इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है।
कॉन्टेक्स्ट ये है, मतलब मिसाल मैं ले लेता हूँ कि एक बिजनेस है और वो ऑफिस फर्नीचर बनाता है। उस ऑफिस फर्नीचर, चेयर्स, ये रैक्स और ये वर्क स्टेशन जिन पे ये कंप्यूटर वगैरह रखे होते हैं, टेबल्स, ये बनाता है, कैबिनेट, फाइलिंग कैबिनेट्स। इस बिजनेस को एक स्कूल की तरफ से अप्रोच किया है और कहा है जी कि हमने ना अपना जूनियर ब्रांच खोलनी है, तो आपका फर्नीचर बड़ा मशहूर है, तो मैं आप छोटे बच्चों के लिए चेयर्स बना दें 200। अब इस बिजनेस का मेन काम ऑफिस फर्नीचर बनाना है, लेकिन इनको एक ऑफर आई है कि हमारे लिए 200 चेयर्स बना दें बच्चों के साइज वाली। ये मिसाल है जिसको लेके मैं आगे बढ़ाने लगा। अब इस स्कूल वाली ऑफर को हाँ बोलने के लिए बिजनेस कैलकुलेशन करेगा कि हमें 200 चेयर्स बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए। इनमें से मैं पहले सबसे डायरेक्ट मटेरियल समझाने लगा। हम इस वक्त क्या करने लगे, क्या कर रहा हूँ, ये जो नोट्स पढ़ाने लगा हूँ मैं आपको इस टॉपिक के लिए रेलेवेंट पहचानने की जो जो मुश्किलें सवालों में आनी है, जो जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बन जानी है, उनके हल बना के दिए हैं, वो समझा रहा हूं ताकि आप याद कर लें, इसके सवालों में काम आएंगे। और ये समझाऊंगा मैं उन्हीं 4 असूलों पे। कौन से 4? हाँ, वही। पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल और बाकी भी, लेबर भी, क्योंकि मुझे समझाना भी है ना, तो सारा कुछ ज़बानी ना मुझे आसानी होगी समझाने में, ना आपको आसानी होगी, तो मैं कुछ ना कुछ बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आधी बात लिख रहा हूँ, आधी नहीं लिख रहा हूँ। तो बोर्ड वाली बात को अगर नोट करना है तो कोई खास फायदा नहीं होगा उसको नोट करने का, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक वर्ड लिखा होगा, बाकी बात ज़बानी बोली होगी। तो सिर्फ समझाने के लिए ज़बानी बात ना हो तो मैं कुछ ना कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मेन वही है जो आपके कागजों में लिखा हो, तो इसलिए समझने पे ज़्यादा जोर रखिएगा। वो तो उनका नॉर्मल काम है ना। क्या मतलब जो मेन चीज बना रहे हैं उसी का प्रपोजल ये बना। देखें, जब एक बिजनेस है कोई नॉर्मल जो उसका काम है वही प्रोडक्ट बेचना होता है, तो उसकी प्राइसिंग करने में वो पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी रखते होंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे करते होंगे, मटेरियल जितने का खरीदा था, जो कुछ भी, वो तो नॉर्मल प्राइसिंग काम हो गया। ये जो मैं इस पर काम करने लगा नॉर्मल से हट के कोई काम है, इसको रेलेवेंट कॉस्टिंग भी टेक्निक भी कहते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट काम होने लगा है। वो डायरेक्ट मटेरियल जो इन 200 चेयर्स पे इस्तेमाल होना है, उस डायरेक्ट मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी ये सिखाने लगा। हम लोग इस 200 चेयर्स वाले ऑर्डर को इवेल्युएट या प्राइस कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की ना रेलेवेंट कॉस्ट लिखनी है। तो जो उन 200 चेयर्स वाले ऑर्डर पे मटेरियल लगना है, उस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी ये समझाने लगा। जो मटेरियल लगना है हो सकता है वो हमारे रेगुलर यूज का हो सकता है रेगुलर यूज का ना हो। यानी जो लकड़ी नॉर्मल फर्नीचर में इस्तेमाल होती है शायद इसमें भी वही लकड़ी लगनी हो, और हो सकता है कोई डिफरेंट लकड़ी लगनी हो। पहले रेगुलर यूज की बात बताता हूं, यानी वो मटेरियल जो हमारे रेगुलर यूज में भी इस्तेमाल होता है वही लगना है 200 चेयर्स पे। या तो ये स्टॉक में पड़ा होगा या फिर स्टॉक में नहीं पड़ा होगा। अगर स्टॉक में नहीं पड़ा होगा, इन 200 चेयर्स के ऑर्डर को अगर हाँ बोली यानी करना हुआ, तो एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट पड़ेगी? जो मटेरियल खरीद के लाएंगे। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई? जितने का अब खरीदना होगा, या जितने का पिछले हफ्ते मिलता था, जितने का अब खरीदना होगा। और अगर ये खरीदने की बजाय हमारी एक और फैक्ट्री में बन जाता होता है तो जितने का बनेगा। अगर स्टॉक में नहीं है वो मटेरियल जो जॉब पे चाहिए और वो हमारे रेगुलर यूज का मटेरियल है और स्टॉक में नहीं है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी इसको लगाने की? जो खरीदने पे खर्चा आएगा, या अगर हम किसी और फैक्ट्री में बनाते हैं तो जो बनाने पे खर्चा आएगा। लेकिन अगर वो स्टॉक में पड़ा हुआ है तो जितने का खरीदा था। यहां पर एक बात अच्छी तरह पल्ले से बांध लें, डिसीजन मेकिंग के लिए था कभी रेलेवेंट नहीं होता, पास्ट चीज कभी रेलेवेंट नहीं होती। जो हिस्टोरिक चीज है ना वो रेलेवेंट कभी नहीं होती। डिसीजन हमेशा, देखें, डिसीजन हमेशा फॉरवर्ड के लिए होता है। मैं यहां खड़ा हूं, अब यहां से डिसीजन ये है कि यहां से राइट टर्न लेना है कि लेफ्ट टर्न लेना है, डिसीजन है। इस डिसीजन को लेने के लिए जरूरी नहीं कि किस चौक से गुजर के आएगी, जहां है वहां से ऑनवर्ड देखना है। तो पास्ट चीज रेलेवेंट नहीं होती। मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है, कितने का खरीदा था, ये नहीं है रेलेवेंट। हाँ जी, जितने का बेचेंगे। अब मार्केट में क्यों? हाँ ठीक है, कुछ ना हो तो नहीं, जो चाहिए वो स्टॉक में है तो कह रहा हूँ, नहीं है तो फिर तो ये बात हो जाएगी ना। करंट मार्केट वैल्यू कौन सी? बेचने वाली, खरीदने वाली?
क्यों? नहीं, लेकिन स्टॉक में है ना। अगर ना पड़ा होता तो नहीं, मैं इसको एक और अगर लगाता हूँ, स्टॉक में पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है? तो हमारे नॉर्मल काम में होता है इस्तेमाल, हमने रखना होता है स्टॉक। अगर पड़ा हुआ इस्तेमाल कर लिया तो नॉर्मल काम के लिए लाके फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन्वेंटरी रखनी होती है। अब इस सूरत में क्या रेलेवेंट होगी? फिर वही कि नया कितने का मिलेगा। दोबारा मटेरियल जो इस जॉब पे चाहिए, अच्छा रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पीछे वही है कि एक्स्ट्रा क्या होगा। जो मटेरियल हमें, जो लकड़ी इन 200 चेयर्स के लिए चाहिए वो है हमारे रेगुलर इस्तेमाल वाली लकड़ी, ऑफिस फर्नीचर में इस्तेमाल होती है, स्टॉक में नहीं है। तो इस 200 चेयर्स पे लगने वाली लकड़ी की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जितने का आप खरीदेंगे या बनाएंगे। और अगर स्टॉक में पड़ी हुई है तो भी, क्योंकि जो पड़ी हुई है वो नॉर्मल काम के लिए रखी थी, अगर वहां इस्तेमाल कर ली तो नॉर्मल काम के लिए फिर खरीद के लाके स्टोर में रखनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा खर्चा किस बात का होगा? फिर वही खरीदने पे ही होगा। अच्छा, बेशक वो जो और खरीद के लाएंगे वो वापस स्टोर में रख देंगे, पड़ी हुई है जो इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन इसकी वजह से क्या खर्चा हो रहा है? जो लाने पे खर्चा होगा। तो स्टॉक में पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, इस तरह के मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई? जो अब नया खरीदने का खर्चा है। अब आप पहली एक ब्लैक लाइन लिखी हुई है, वो कॉपी में थोड़े शेड है ना, हल्के हल्के हो गए, बल्कि मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ, प्रोजेक्टर में दिखाता हूँ। ऑफ हो गया? नहीं, मुझसे दोबारा, मैंने दोबारा प्रेस कर दिया। तो ठीक है, आ रहे नजर। पढ़े तो वहां ना, पढ़े तो अपने नोट्स में आप। ये ब्लैक लाइन जो हेडिंग है, मटेरियल से स्टार्ट किया मैंने। ये जो पहला शेडेड पोर्शन है, जो आपकी कॉपी में शायद शेडेड नहीं रहा, वो मटेरियल जो रेगुलर यूज का है, इररिस्पेक्टिव चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जितने का खरीदेंगे या फिर जितने का बनाएंगे। वेरिएबल खर्चा सिर्फ। अब बनाने का वेरिएबल खर्चा फिक्स क्यों नहीं? तो वैसे भी होना है। इसके लिए ना आपको टर्म रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी मिल सकती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखी हुई हो सकती है। उसका मतलब यही होता है कि अब मजीद दोबारा लाएंगे तो कितने का होगा, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसको कहा हो सकता है। तो जो मटेरियल हमें जॉब पे चाहिए, अगर वो रेगुलर यूज का है, तो चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, क्या होगी रेलेवेंट कॉस्ट उसकी? जितने का अब मिलेगा, बनेगा या मिलेगा। ठीक है। और अगर हमारे रेगुलर यूज का नहीं है तो क्या? समझाता हूं बोर्ड पे। अगर रेगुलर यूज का नहीं है तो या तो हमारे स्टॉक में है या स्टॉक में नहीं है। जो मटेरियल हमें चाहिए वो मटेरियल हमारे रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में भी नहीं है। तो अब अगर ये जॉब करनी हुई, तो खरीदना पड़ेगा। तो रेलिवेंट क्या होगा? जितने का खरीदेंगे, वही जो अभी बताया था। तो इसका जवाब वही है जो अभी बताया था। लेकिन अगर स्टॉक में है, स्टॉक में क्यों अभी? रेगुलर यूज का तो नहीं। पहले कभी ऐसा कोई ऑर्डर आया था तो तब का बचा पड़ा हुआ था, समहाउ है स्टॉक में, तो इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा तो नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए अब दोबारा खरीदने वाली बात तो नहीं होगी। अब इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? अगर हमारे पास पड़ा हुआ था और अच्छा, हम ना बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस की। आम इंडिविजुअल्स पे सोचें, आम इंडिविजुअल तो शायद आपकी अम्मी ने आपके वो बचपन के बड़े संभाल के रखे हो, कई पुरानी पेटियों में देखना जाके, ऐसी याद के तौर पे रखे हो शायद। अब वो बिना वजह की होल्डिंग है तो चले आम इंडिविजुअल हो गए। बिजनेसेस बिना वजह चीजें होल्ड नहीं करके रख रहे होते। अगर उनके पास ये पड़ा हुआ है
तो यकीनन इसका कोई ना कोई इन्होंने हल सोच लिया होगा, या तो उसको कहीं बेचने लगे थे या कोई और हल यकीनन करने लगे थे। इस जॉब पे अगर यूज कर लिया तो फिर वो वाला जो फायदा सोचा था वो कुर्बान करना पड़ेगा, तो फिर वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात दोबारा देखें, जो मटेरियल हमें इस जॉब पे चाहिए वो मटेरियल हमारे रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में भी नहीं है, तो खरीद लेंगे। रेलिवेंट क्या होगा, जितने का खरीदेंगे। लेकिन अगर हमारे स्टॉक में है, किसी भी वजह से बहरहाल स्टॉक में, हो सकता है पहले भी कभी इस तरह की कोई जॉब आई थी, या हो सकता है पहले होता था रेगुलर यूज का, अब हम छोड़ चुके हैं वो काम, तो ये हमारे रेगुलर यूज का अब नहीं है, लेकिन स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो इस पड़े हुए का हमने यकीनन कोई और हल सोचा हुआ था, और अगर ये 200 कुर्सियों का ऑर्डर ना आता तो यकीनन हम वो हल करने वाले थे। अब हमें अगर यहाँ यूज करना है तो वो जो हल सोचा हुआ था वो कुर्बान करना पड़ेगा, तो उसकी जो कुर्बानी होगी वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, और उस कुर्बानी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सोचा होगा, सोचा होगा है जी? नहीं, अभी बस सोचा हुआ था, बस करने वाले थे। क्या क्या? अच्छा, अब ये कुर्बानी की फिगर कैसे निकालनी है, अब इस पे करते हैं बात। अगर एक से ज्यादा हल सोचे हुए थे तो कुर्बानी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो उनमें से सबसे ज्यादा था, जो उनमें सबसे ज्यादा था। अब इसके क्या क्या पॉसिबल हल हो सकते हैं, सवालों के एतबार से कुछ 3 हल हैं जो पॉसिबल होते हैं। उन तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब वो 3 हल क्या क्या है, इनमें से 2 तो मैं आपको भी समझा दूंगा, दूसरा अभी थोड़ा कच्चा समझाऊंगा, वो अभी वैसे ही सब्र कर लेना। थोड़ा सा जवाब लेक्चर 80 कौन सा अभी 81 है ना, थोड़ा सा जवाब आपको लेक्चर 82 सुनने के बाद जब मैं लेबर समझाऊंगा उसमें तो मिल जाएगा, और बाकी फिर आगे अगली क्लास में मिल जाएगा। तो मैं आपको अभी 3 बातों में से 2 समझा रहा हूं, एक बस कच्ची कच्ची समझा रहा हूं। समझाने क्या लगाऊं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाने से पहले वाली डिस्कशन दोबारा रैप अप करता हूं। डायरेक्ट मटेरियल की मैं रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, और पीछे चलते हैं। हम लोग स्पेशल ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं कि अगर हमें कोई वन ऑफ ऑर्डर मिला है तो उसमें प्राइस क्या चार्ज करनी है, या अगर कस्टमर ने प्राइस खुद बता दी है तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तरीका क्या है, रेलिवेंट आइटम कंसीडर होंगी। रेलिवेंट आइटम कैसे पहचाननी है, वही जो 4 असूल बताए थे। अब अगली बात ये की थी कि इन सवालों की मुश्किलों की वजह से आपको मैं और गाइडेंस दे रहा हूं कि आपको वो रूल लगाने आसान हो जाएं। मटेरियल की डिटेल बतानी शुरू की है। जो इन 200 चेयर्स के ऑर्डर के लिए मटेरियल चाहिए, या तो वो हमारे रेगुलर यूज का है या नहीं है। अगर रेगुलर यूज का है तो स्टॉक में है या नहीं है, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी कि अब की परचेज कॉस्ट। और अगर रेगुलर यूज का नहीं है तो स्टॉक में नहीं हुआ तो खरीदना पड़ेगा, और अगर स्टॉक में हुआ तो हमें कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, तो वो जो कुर्बान करना पड़ेगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब मैं बताने लगा हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है। अगर पड़ी हुई चीजों के हमने एक से ज्यादा हल सोचे हुए थे तो उनमें से जो हाईएस्ट है उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट नहीं, जो हमने इससे फायदा लेना था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक हल ये सोचा हो सकता है कि हम इसको बेच देंगे, ये हल तो बहरहाल है, तो बेच के कितना मिलेगा, एनआरवी। एनआरवी यही होती है कि नेट कितने का बिकेगा माइनस कितना उसमें खर्चा होगा। अच्छा, जो चीज हम जो पड़ी हुई है वो बेच के एंड प्रॉफिट कितना कमाएंगे, नहीं, एनआरवी कितनी होगी, क्योंकि कितने का खरीदा था वो पुरानी बात है। अब से ऑनवर्ड क्या एक्शन ले सकते हैं हम, अब से ऑनवर्ड ये एक्शन ले सकते हैं कि हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो पड़े हुए का एक फायदा उठाने का रास्ता क्या है, बेच दें, तो उससे क्या मिलेगा, एनआरवी। एक हल ये है जो भी थोड़ा कच्चा समझा रहा हूं कि ये जो भी 200 चेयर्स की स्कूल की ऑफर आई है, इसी तरह की एक और एकेडमी की भी ऑफर आई हुई थी जिसको भी हमने हाँ नहीं बोला है, वो भी इसी तरह की तकरीबन ऑफर थी। अभी इस वक्त बहरहाल हम इन 200 चेयर्स की ऑफर को इवेल्युएट कर रहे हैं। जो लकड़ी इन 200 चेयर्स पे चाहिए वही लकड़ी उस एकेडमी की ऑफर पे भी चाहिए थी जिसको भी हाँ नहीं बोला है। अगर हमने ये मटेरियल इस जॉब पे इस्तेमाल कर लिया तो वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो इससे क्या रेलिवेंट हुआ, क्या हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने वहां से कमाना था अब नहीं कमा सकेंगे, यानी प्रॉफिट ऑन दैट अदर जॉब, कंट्रीब्यूशन एंड ऑन दैट अदर जॉब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगी वैसे बहुत ज्यादा। क्या जी, समझ नहीं आई, क्योंकि वहां से जब हमने कुछ कमाना था तो कमाना, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या लेते थे, कंट्रीब्यूशन, के जो यूनिट बेचते तो कंट्रीब्यूशन कमाते, वो नहीं कमा सकेंगे, तो वैसी सी बात की मैंने।
हम उस अकेडमी वाली जॉब को नहीं कर सकेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन कमाना था वो नहीं कमा सकेंगे। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो जॉब ना करनी पड़ेगी अगर इस जॉब को किया तो वो कंट्रीब्यूशन जो कुर्बान करनी पड़ेगी, एक वो रास्ता है जो हमने सोचा हुआ था। अच्छा, इसमें जो अभी मजीद नहीं बता रहा मैं, इसमें कुछ ऐड भी होगा, कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल। क्यों ऐड होगा इसका जवाब काफी हद तक अगली क्लास में लेबर के कॉन्टेक्स्ट में मिल जाएगा और वैसे उसी से मिल जाएगा, लेकिन आगे एक सवाल कराते हुए भी बता दूंगा। इसकी मैंने भी कोई वजह नहीं बताई, इस चीज की मैंने कोई वजह नहीं बताई। इसकी मैंने थोड़ी बहुत बहरहाल फिर भी वजह बताई है कि अगर हमने उस फलाने एकेडमी वाले ऑफर को ना किया तो जो वहां कमाना था वो नुकसान। क्या किसमें से लेस हो गई होगी? हाँ, क्या चीज? मैंने नहीं बताया ये क्यों ऐड करना है, फिर भी उसी को गौर कर रहे हो कि ये क्यों करना है ऐड। मैंने कहा मैंने ये नहीं बताया कि क्यों करना है अभी ऐड, अभी नहीं बता रहा मैं, अभी इस चीज को मत सोचे। तीसरा एक और हल हो सकता था। वो तीसरा हल ये हो सकता था, एक कबाड़िया ये था, तीसरा हल ये हो सकता था कि जो हमें अच्छा, ये जो फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी का, तो इन्होंने दरख्त उगाए होते हैं, वहीं से लकड़ियां ताजी ताजी काट के फिर नहीं, ये लकड़ी ही खरीदते हैं और लकड़ी भी मुख्तलिफ शक्लों में होती है। कुछ लकड़ियां जो है वो बोर्ड की शक्ल में होती होंगी, कुछ स्टिक्स की शक्ल में होती होंगी, कुछ जो गोल रॉड होता है उस शक्ल में होती होंगी। तो ऐसी मिसाल के तौर पे जो 200 चेयर्स बच्चों की बनानी है, उनमें जो लकड़ी चाहिए थी वो लेट से 3-3 फुट के लेंथ वो लकड़ी के पीसेज होते थे, स्टिक्स टाइप इस चेयर में। वो तो बच्चों के लिए जो चेयर्स बनानी थी उसके लिए लेट से हमें 3 फुट लेंथ के वो लकड़ी के टुकड़े चाहिए थे। वो हमारे रेगुलर ऑफिस यूज के नहीं थे, उसमें शायद 5-5 फुट यूज होते होंगे। हमें इन बच्चों की चेयर्स के लिए जो चाहिए थे वो 3 फीट लेंथ वाले ये लकड़ी के टुकड़े थे जो हमें इस जॉब के लिए चाहिए थे, स्टोर में पड़े हुए हैं और हमें इनके लिए चाहिए थे। अगर ये बच्चों की चेयर्स वाला ऑर्डर ना आता तो हमने इसका एक और हल सोचा हुआ था। वो एक और हल ये था कि हम लोग कैबिनेट्स, रैक्स ये भी नॉर्मल ऑफिस यूज के लिए बनाते हैं और उनके लिए जो छोटे लकड़ी के टुकड़े चाहिए होते हैं वो 1-1 फुट के लेंथ चाहिए होते हैं। हम जो नॉर्मली बाकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें ये लकड़ी के पीसेस चाहिए होते हैं नॉर्मली। अभी इस वक्त जो बच्चों की चेयर्स वाला ऑर्डर है उसके लिए ये चाहिए, ये स्टॉक में पड़ा हुआ है और हमारे नॉर्मल यूज का नहीं है। हमने इसका एक हल सोच लिया हुआ था कि हम जो प्रोडक्ट ऑफिस के और रैक्स बनाया करते हैं उसके लिए ये मटेरियल चाहिए होता है, तो क्यों ना इसी के ही 3 टुकड़े करवा लें। इससे फायदा क्या हो जाना था, जो हमने वो प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए 1-1 फुट लेंथ वाली लकड़ियां नहीं खरीदनी थी वो बच जानी थी। तो उस नई लकड़ी को खरीदने की परचेज कॉस्ट बचा लेनी थी इससे हमने, और इस एक लकड़ी से 3 की परचेज कॉस्ट बच जानी थी। अगर ये एक लकड़ी लेट से 20 रुपए की मिलती है तो हमारे पास इस एक स्टिक से 60 रुपए की बचत होने वाली थी, लेकिन कटाई पे खर्चा भी होना था, लेट से 5 रुपए खर्च होना था। तो हमारे पास ये एक लकड़ी जो स्टोर में पड़ी हुई है इससे हम 55 रुपए का फायदा उठाने वाले थे। यानी हम इसको किसी और अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर सकते थे और उससे भी हमें एक फायदा हो जाना था। अब अपने नोट्स में देखें, पहले ही पेज पे ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, इसमें ये तीनों बातें समझाई नहीं है। समझाई नहीं मतलब इनके फार्मूले लिखे हुए हैं, पढ़ के देख लें, यही सब बातें की नहीं है, तसल्ली कर लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। ये वाली बात दोबारा सुन लें। हम इस वक्त बात कर रहे हैं उन 3 फुट साइज की लकड़ियों की जो हमें इन स्पेशल ऑर्डर के लिए चाहिए थी। ये रेगुलर यूज की नहीं थी लेकिन पड़ी हुई थी। हम इसका एक हल सोच चुके हुए थे कि हम ऑफिस के रैक्स बनाते थे, उसमें 1-1 फुट साइज की लकड़ी चाहिए होती थी, उसके लिए हम वो खरीदा करते थे। हम इस पड़ी हुई 3 फुट का एक हल सोच चुके थे, क्यों ना इसके 3 टुकड़े करवा के 1-1 फुट बनवा लें और इसको उस दूसरे प्रोडक्ट के मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर लें। तो इससे फायदा क्या होना था, रेवेन्यू नहीं, वो तो हमने वैसे भी प्रोडक्ट बना के बेचना था। उस प्रोडक्ट में आपके अगर बड़े बहन भाई हो तो आपके कपड़ों की कॉस्ट बची होगी जिंदगी में, बचपन में कभी अब भी बचती होगी, या आपके छोटे बहन भाइयों की कॉस्ट बचती होगी। तो वो क्यों बचती होगी, क्योंकि बड़ों के कपड़े थोड़े से एडजस्ट करा के तो थोड़े छोटे बच्चों को आ जाते हैं। तो अब से जो कॉस्ट बची वो फायदा क्या हुआ, छोटों के नए कपड़े खरीदने की कॉस्ट माइनस जो अल्ट्रेशन पे खर्चा हुआ। तो हमें इस पड़े हुए मटेरियल से
वो जो दूसरे प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदना था वो बचा लेना था। एक लकड़ी से हमने वो 3 लकड़ियां बनवा लेनी थी, 60 रुपए की बचत, लेकिन कटाई पे इतना खर्चा होना था। तो हमें इस एक 3 फुट की लकड़ी पड़ी हुई स्टोर से 55 रुपए का फायदा होने वाला था। वो हम फायदा अब कुर्बान कर रहे होंगे। फर्ज करें ये 40 है, ये 42 है और ये 55 है, तो 55 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो यहाँ है। क्या हुआ? क्या क्या कौन सी कॉस्ट? जितने की खरीदी थी वो तो सारे डिस्कशन में इररेलेवेंट है। खरीदी थी वाली बात तो पुरानी हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि इसको कच्चा कच्चा समझाएंगे। पर ये कंट्रीब्यूशन पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर केजी ऑफ दिस मटेरियल। अब वो पर केजी क्यों है इसका जवाब मैं अगली क्लास में ना लेबर के साथ ही पॉइंट समझाया मैंने, ये वाला। तो उसमें कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, इसकी वजह समझाई है। तो वो जो लेबर की वजह समझाई हुई है वो इसकी भी वजह है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला डब्बा पढ़ लें। कॉस्ट में ऐड कब कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। ये इग्नोर कैसे हो रहा है? अभी मैं इसका एक सवाल कराता हूँ ना, एक बार सामने वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उसके बाद आप पूछिएगा जो पूछना चाह रहे हैं। लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र कर दिया ना, तो मैं एक बार अभी सवाल करा दूं, सामने वैल्यूज आ जाए फिर पूछिए। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन पे नहीं करें ना ज्यादा बात, इस पे मैं नहीं कर रहा अभी ज्यादा बात। यार पूछ तो कंट्रीब्यूशन का ही रहे हो ना। हाँ जी, तो ये कंट्रीब्यूशन ही पूछ रहे हैं ना आप। जब अगला लेक्चर सुन लेंगे ना, उस पे लेबर का रेडियो कॉस्टिंग कराते हुए मैंने कंट्रीब्यूशन वाली बात समझाई है। तो वो जो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गई, लेकिन फिर भी एक सवाल के अंदर ये डिस्कशन में आ जाएगी। ये डब्बा बता दिया पूरा। चलें अब मटेरियल की आखिरी बात, फिर एक सवाल कराता हूं इसका। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको हम अपनी कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बेनिफिट आना था वो हम कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा, कुर्बान करने की जरूरत ही तब पड़ती है जब कोई मजबूरी है। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं और एक बड़े अंकल आते हैं बस में बैठने के लिए, और आप उनको जगह देने के लिए अपनी सीट से उठ जाते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। तो अगर सीटें खाली पड़ी हुई हैं तो फिर नहीं है जरूरत, फिर जरूरत नहीं है। सीटें ना हो तो फिर कुर्बानी की जरूरत, सीटें हैं तो फिर क्या जरूरत है कुर्बानी देने की। अच्छा, इसी तरह से अगर घर में फैमिली बैठे खाना खा रहे हैं और जो उसमें नहीं बैल नहीं बजी, तो बोटियां जो है ना वो उसमें पतीली में खत्म हो गई हैं। अब बच्चों का अभी भी दिल नहीं भरा, वो और बोटी खाना चाहते हैं, तो अब वो माँ की तरफ देखेंगे। तो माँ क्या करेगी कि अपनी प्लेट में से बोटी निकाल के बच्चों को दे देगी, ये माँ ने कुर्बानी दे दी। लेकिन अगर बर्तन में बोटियां हैं फिर जरूरत नहीं है कुर्बानी की। तो कुर्बानी की जरूरत तब है जब मजबूरी है, अगर मजबूरी नहीं है तो फिर नहीं जरूरत कुर्बानी देने की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? इन मिसालों में मैंने अभी उस 55 को हाईएस्ट लिया, ये है 55। हम इसको अपनी कॉस्ट इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये जॉब की तो वो पड़ा हुआ मटेरियल इस जॉब पे अगर इस्तेमाल किया तो 55 रुपए की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी कैसे? वो जो फायदा लेना था वो छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले मार्केट में चेक कर ले। अच्छा, इसका चांस बहुत कम है, सवालों में हुआ आज तक नहीं है लेकिन हो सकता है। इसकी मार्केट से प्राइस तो पता करें ना, हो सकता है मार्केट से अभी 48 रुपए का मिल रहा है, तो फिर कुर्बानी की जरूरत नहीं है। फिर ये 55 का फायदा जो उठाना था वो उठा लेंगे और 48 का खरीद के लाके इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं समझ आया? जो ये लकड़ी पड़ी हुई है जो हमने इस्तेमाल करनी है, इसकी हम इसको कॉस्ट इसलिए कह रहे थे क्योंकि हम ये कुर्बानी देंगे इस जॉब के लिए। तो अगर मार्केट से ही लकड़ी 48 रुपए की मिल रही है तो फिर उस पड़ी हुई लकड़ी की वो फायदा कुर्बान करने की जरूरत है नहीं। मार्केट से नया खरीद के लाएं, उसको इस्तेमाल करें और वो जो फायदा लेना था लें, फिर नहीं जरूरत कुर्बान करने की। अब इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? 40। तो वो मटेरियल जो रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 55 और 48 में से लोअर।
है? नहीं समझ आई बात, दोबारा सुने। जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है और हम उसी को इस्तेमाल करने लगे थे तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट हम क्या ले रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इससे जो फायदा आने लगा था वो हम कुर्बान करने लगे। तो अब हम मार्केट से 48 रुपए की खरीदने की बजाय 55 रुपए का कुर्बानी दे दें? नहीं, तो फिर क्या करें? वो कुर्बानी ना दें, उससे जो फायदा उठाना था वो उठाएं, मार्केट से 48 का खरीद लाएं। तो बिजनेस को क्या एक्स्ट्रा पड़ा? 48 रुपए। तो इसलिए रेगुलर यूज नहीं है और अवेलेबल इन स्टॉक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट हुई इसमें से और इसमें से लोअर। अब ये मटेरियल वाली अंग्रेजी पूरी पढ़ ले और फिर इसका एक सवाल कराता हूँ। सेविंग कहाँ हुई? 55 पहले भी होनी थी, अब भी हो जाएगी। 48 एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी अब। तो फिर अगर वो ना होती तो फिर वो पुरानी बात होगी ना। मैंने तो अब नई बात बताई है कि अगर मार्केट में वो सस्ता है तो फिर हम मार्केट से खरीदेंगे। जो 55 का फायदा पहले लेना था अब भी ले लेंगे, नहीं करेंगे कुर्बानी। सेव कैसे होगी? तो वो पहले भी सेविंग ही होने लगी थी, अब भी हो जाएगी। हम 48 का मार्केट से नया खरीद लाएंगे। कुछ नहीं है 48। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? 55। क्यों है? क्योंकि हमें इतना बेनिफिट होना था, अगर इस जॉब पे यूज कर लिया तो वो बेनिफिट कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है, रेलिवेंट है। लेकिन अगर ये मार्केट से सस्ता मिल रहा है तो इस पड़े हुए की कुर्बानी देने की बजाय मार्केट से खरीद लाएं। तो अब रेलिवेंट क्या हो जाएगा? जितने का मार्केट से खरीद के लाएंगे। क्या जी? यानी ये भी 55 है, ये भी 55 है, तो कौन से वाले 55 को लेना है? जिसको मर्जी ले, जिसको मर्जी कर लेगा। 55 लिखना है ना, वो 55 लिख लेंगे। क्या हुआ? हाँ। तो फिर मैनेजमेंट की मर्जी, हम तो कैलकुलेशन में 55 ही लिखेंगे ना। अब वो 55 कौन सा वाला लिख रहे हैं, जो मर्जी लिख रहे हैं, वो तो मैनेजमेंट ने सोचना है कि कुर्बानी दे के मार्केट से खरीदना है या कुर्बानी देनी है। 55 ही इस्तेमाल होगा ना, तो बस 55 होगा। आपसे एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा 55 कौन सा वाला लिखा है, बताओ। 55 यूज होगा। एग्जाम्पल 1 पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे। मटेरियल की अंग्रेजी सारी पढ़ लें और एग्जाम्पल 1 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। क्या लिखी हुई है, इसीलिए कह रहा हूं अंग्रेजी सारी पढ़ लें। वो तो फिर बेवकूफी करनी है तो कर ले, हम तो बता रहे हैं फायदा किसमें। 48 लेंगे हम। क्या जी? लोअर ऑफ, हाँ जी। मटेरियल की अंग्रेजी सारी पढ़ने को कहा है और फिर एग्जाम्पल 1 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे।
सवाल कहाँ था पढ़ने को? कस्टमर से एक जॉब हमें ऑफर आई है और उसके लिए हमें एक्स, वाई और जी चाहिए, जो कि टेबल में बताया हुआ है कि कितने कितने चाहिए, कितने कितने स्टॉक में है और कितने का ख़रीदा था, कितने का अब खरीदेंगे और कितने का बेचेंगे, यानी एनआरवी। रिक्वायर्ड है मटेरियल्स की रेलिवेंट कॉस्ट। मटेरियल एक्स की बात करते हैं पहले। मटेरियल एक्स चाहिए कितना? 800। स्टॉक में कितना पड़ा? 200। टेबल के नीचे पहली ही लाइन, मटेरियल एक्स इज रेगुलरली यूज्ड। तो बस अब चाहे स्टॉक में 200 होता है चाहे 2 लाख होता, हमें जितने चाहिए उनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेंगे? 20 या 23। तो मटेरियल एक्स 800 इंटू मटेरियल वाई is no longer in regular use and the units currently held as inventory have no alternative use of stock। फारेग है बस। तो अब हम इसको बस बेचने ही वाले थे। अच्छा, लेकिन ये बात पूरे 600 के लिए नहीं है, ये बात 400 के लिए है। चाहिए 600, 400 स्टॉक में पड़े तो 200 नहीं पड़े हुए, ये खरीदने पड़ेंगे। इनके लिए खरीदने वाली बात, और जो 400 स्टॉक में पड़े हुए इनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात। 200 खरीदे तो कितने के खरीदे? 600 चाहिए लेकिन 400 स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो वो जो 200 और चाहिए वो खरीदने पड़ेंगे। तो उनको खरीद लेंगे जितने का अभी मिलता है 19 का, और जो स्टॉक में पड़े हुए हैं वो चूंकि बेकार हैं तो उनकी बस एनआरवी रेलेवेंट। क्या बात? 400 को हाँ, ये रेगुलर यूज का है कि नहीं? तो इसका हल क्या हाल है? इसका स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जो 400 स्टॉक में पड़ा हुआ है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले ली। 400 पड़ा है ना स्टॉक में, और चाहिए हमें कितना? तो 200 और खरीदना पड़ेगा, तो जो खरीदना पड़ेगा वो खरीद लेंगे 19। मटेरियल जी, मटेरियल जी चाहिए 500, स्टॉक में है 300, तो जो 200 नहीं है वो तो खरीद लेते हैं। कितने के?
और जो 300 स्टॉक में पड़े हुए हैं, इनके हमारे पास दो हल थे। एक हल ये था कि इसको हम बेच लें 20 का, और एक हल ये था कि इसको हम कन्वर्ट करवा लें बी ने। एक जी से कितने बी बना लेने थे? 2। और से फायदा क्या होना था? बी खरीदना बच जाता, 13 × 2, इतना फायदा होना था। लेकिन इतना फायदे के लिए इतनी कन्वर्जन कॉस्ट आनी थी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 25। मटेरियल जी रेगुलर यूज का नहीं है। इसका एक हल था कि हम उसको बेच दें 20 का। एक हल ये था कि इसको एक और मटेरियल जो हमारे रेगुलर यूज का है बी, उसमें कन्वर्ट करवा लें। इससे फायदा क्या होना था? जो मटेरियल बी खरीदने का खर्चा आना था वो बच जाना था। तो वो मटेरियल बी 13 रुपए का आता है, एक जी से 2 बी बना लेने थे। नहीं समझ रहा? हंसी तो कुछ और बता रही। 13 रुपए का एक बी था और एक जी से 2 बी बन जाने थे, तो 26 रुपए की बचत होनी थी। लेकिन 1 रुपया खर्च करते तो 26 रुपए बचने थे। तो इस ऑप्शन में से ये बेहतर है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसलिए × 25। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती, अच्छा ये 25 रुपए लेने से पहले एक चीज एहतियात से क्या देख लेनी है कि ये मार्केट से कितने का मिल रहा है। तो वो कितने का मिल रहा है? 40। तो इसलिए ठीक है, 25 ठीक है। 55 और 48 नहीं वही ना, जिसको 55 बोला था, जिसको 48 बोला था। तो हमने लोअर को देखना है ना, तो बस ठीक है, ये लोअर। अभी बताया था ना भाई कि कुर्बानी देने से पहले देख लेंगे कि मार्केट से सस्ता मिल रहा है तो नहीं देंगे कुर्बानी। तो मार्केट से सस्ता नहीं मिल रहा है, फिर हम ये छोड़ के फिर वो मार्केट से खरीदते। मैनेजमेंट ने डिसीजन नहीं किया, तभी तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है। अगर डिसीजन कर लिया तो फिर डिसीजन मेकिंग हम किस बात की कर रहे हैं? अभी डिसीजन हमने बताना है ना कि क्या करना है। मार्केट से परचेज प्राइस है, उसको 25 के साथ कंपेयर करना होता है या एमआरपी के साथ? 25 से कर ले तो बहुत है, 20 से करके क्या करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो उसमें से हाईएस्ट है। कुर्बानी तो यही देने लगे थे, तो है ही नहीं कुर्बानी की जरूरत। चलो ठीक है। आप लोगों ने क्योंकि एग्जाम देना होता है और एग्जाम में आप लोगों की जो सारी कोशिश है वो ये है कि पास हो जाए, यानी असल ऑब्जेक्टिव पास होना है। तो जो इसी वजह से ही स्टूडेंट्स की अगर टाइप, मतलब उनको ये क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये अच्छा स्टूडेंट है, बुरा स्टूडेंट है। तो अच्छा स्टूडेंट होगा तो फिर रिजल्ट में पास होने के, नहीं किसी को अच्छा स्टूडेंट कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर किसी को बुरा स्टूडेंट कहा जा रहा है तो इसका मतलब फेल के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह से बताने के लिए अगर ये बोला जाए कि ये आदतें नहीं अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं होती हैं, तो इसका क्या, इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर ये आदतें अपने अंदर रखोगे तो नहीं, मैं जुमला दोहरा रहा हूँ। अगर कुछ आदतों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये आदतें अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं होती, यानी अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं होती ये आदतें, तो फिर बुरी आदतें हैं ना। तो अगर वो आदतें कंटिन्यू रखी तो फिर फेलियर की तरफ जाने के चांसेस हो जाएंगे। जन्नत का वादा है मोमिन से, यानी ईमान वाले से। इब्ने हिबान 192 सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला। अच्छा, ताना देना जो है ना वो टॉन्ट करना, और वो बहुत सारी बातों पे हो सकता है। वो मेरी गरीबी का ताना हो सकता है, वो किसी ज़ाहिरी जो कमतरी है उसका ताना हो सकता है, किसी पुराने गुनाह का ताना हो सकता है, किसी पुराने गुनाह का ताना हो सकता है। दोस्तों में ना ये एक बहुत कॉमन बात है कि अगर आपके दोस्तों में या इवन के आप अगर बहुत सारे गुनाहों में थे और अब अगर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके दोस्त आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे कि आज आप तो बड़ी बातें कर रहा है, वो तो तुम ऐसे करते थे। और ये ना बहुत सख्त गुनाह है कि इंसान किसी बात पे तौबा करके छोड़ चुका हो
और कोई उसको उसके ताने देता हो, ये बहुत सख्त वाली बात है। मुझे इसकी ना हदीस भूल गई, लेकिन इसके ऊपर भी एक हदीस थी कि उसके साथ पता नहीं क्या मामला होगा, लेकिन मुझे वो भूल गई है। हाँ, उसके नाम में फिर खुद गिर जाएगा। तो इसलिए ये ताना देना है, पुराने गुनाह का ताना देना, नस्ल का ताना देना, गरीबी का ताना देना और किसी और कमतरी का ताना देना, ये ताना देना होता है। तो मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला, इनडिसेंट टॉक और फहश गोई करने वाला। अब आप जवान लोग अपने दोस्तों की गप्पों में से फहश गोई निकाल दें, 70% तो खामोशी हो जाएगी। मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला और फहश गोई करने वाला नहीं होता। मोमिन ये करने वाला नहीं होता। यानी अगर ये आदतें हमारे अंदर हैं तो फिर रिस्क नहीं, अभी फौरन तो नहीं मोमिन नहीं है, लेकिन रिस्क है कि अगर ये आदतें पालते रहे तो फिर ईमान खिसकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली क्लास में